जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा वही टॉपिक जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। अभी तक इसमें हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन, हमने कवर किया डाइजेशन, हमने कवर किया रेस्पिरेशन। आज हम आगे देखने वाले हैं जहां पे हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, जहां पे हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन का क्या मैकेनिज्म होता है ह्यूमंस में और दूसरे प्लांट्स में। वहीं पे हम चैप्टर को अपना समराइज अप करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कल का समरी भी देखने वाले हैं हम, तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक नंबर 1 पहले होगा हमारा रिवीजन, जो कि है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा रिवीजन। उसके बाद में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू हुआ था, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है हम ये कवर करेंगे। और आखिरी में हम जाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, एक्सक्रीशन की तरफ। ये होने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो आज के चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन देखते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमने पढ़ी थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हम आ गए थे स्टमक तक। माउथ में सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन हुआ था। मैकेनिकल डाइजेशन हम लोगों का किया था हमारे टीथ ने। उसके बाद में हमारा जो केमिकल डाइजेशन था वो हमारा किया था सलाइवरी अमाइलेज ने। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जो सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है वो शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे मुंह में। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सलाइवरी अमाइलेज। हमने टीथ को समझा था, उसका जो हमने क्रॉस सेक्शन हुआ था, उसके बाद में उसके जो चारों लेयर्स थी हमने उनको समझा था। उसके बाद में हम लोग आए थे ईजोफेगस की तरफ, जो होती है एक मस्कुलर ट्यूब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की मदद से माउथ से स्टमक तक पहुंचाती है खाना। उसके बाद में हम लोगों ने स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, लाइपेज, इंट्रिंसिक फैक्टर। सबके पर्टिकुलर फंक्शन समझे थे कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया को मारता है, साथ साथ में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए। उसके बाद में हम आए थे लाइपेज की तरफ। Lipase was responsible for the breakdown of fats, and intrinsic factor was helpful in absorption of vitamin B12 in the duodenum. उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इसी की थोड़ी डिटेल। हम लोगों ने उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो डिओडनम होता है वहाँ पे ओपनिंग होती है हमारे स्टमक की। जो काइम होता है, बोलस के बाद में जो काइम बना था स्टमक में, वो आया था हमारा डिओडनम में। उसके साथ साथ में इसमें आए थे सिक्रेशंस हमारे लिवर के, जो गॉल ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं और फाइनली आ जाते हैं डिओडनम में। पेंक्रियाज के जो जूसेस, जो एंजाइम्स होते हैं, वो भी आते हैं हमारे डिओडनम में। हम लोगों ने ये पढ़ा था। उसके बाद में सबके पर्टिकुलर हमने फंक्शंस देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, हमने ये देखा था, पर फिर भी इसे स्मॉल बोला था क्योंकि इसका डायमीटर होता है छोटा। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, इसीलिए उसे बोला था लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम लोगों ने ये देखा था कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे थे, तब उन्हीं को एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा था? वो कर रहे थे हमारे बाइल जूसेस। हमारे बाइल जूसेस के थे दो इंपॉर्टेंट काम। सबसे पहला उसका काम था कि उसे एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उसमें काम कर पाए, और उसका दूसरा काम था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसका मतलब फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिससे उसके ऊपर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बहुत अच्छी तरह से काम कर पाए। इसी तरह डिओडनम में हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन हो रहा था कंप्लीट। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये था हमारा एक स्टार पॉइंट। उसके बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने बाइल के फंक्शंस देखे थे। उसके बाद में पैंक्रियाटिक जूसेस में हम लोगों ने देखा था ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, और हमने देखा था लाइपेज, जो कि ब्रेक डाउन कर रहा था इमल्सिफाइड फैट्स को। फैट्स को इमल्सिफाई किसने किया? बाइल जूस ने किया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखे थे छोटे छोटे से ये विलाई प्रेजेंट थे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे, जो हेल्प कर रहे थे एब्जॉर्प्शन में, जो इंक्रीज कर रहे थे सरफेस एरिया। और इन्हीं विलाई में प्रेजेंट थे हमारे ब्लड वेसल्स, जहां पे हमारा खाना पूरा एब्जॉर्ब हो रहा था। और एब्जॉर्ब होकर खाना कहाँ जा रहा था? पूरे शरीर में जा रहा था, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जब पूरे शरीर में चले जाएंगे, जब शरीर के एक एक सेल में चले जाएंगे, तब सेल में ब्रेकडाउन होकर बन रही थी हमारी एनर्जी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा?
हम लोगों ने देखा था कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स में अलग होती है और मांसाहारी जो होते हैं उनमें होती है अलग। उसके बाद में हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन की बात की थी, जहाँ पे ये बताया गया था कि ये पूरा का पूरा जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल से, और बाकी जो पूरा वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो जाता है वाया एनस। इसके बाद में हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो कोलॉन होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलॉन होता है, अपेंडिक्स होती है, सब कुछ देखा था। फिर हम आए थे हमारे रेस्पिरेशन की तरफ। हमारा अगला लाइफ प्रोसेस जो था वो था रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा खाना होता है वो छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में वो छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्दर वो जाता है हमारे छोटे छोटे सेल्स में, पूरे शरीर के सेल्स में फैल जाता है, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हो गए हैं वहीं सेल्स के अंदर जाके उनका फर्दर ब्रेक डाउन होता है और वो रिलीज करते हैं एनर्जी, जो कि काम आती है हमारे शरीर के सारे काम करने में। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में ही ब्रेक डाउन हो रहा था तो इस ब्रेक डाउन में अंतर क्या था। ये समझा था कि डाइजेशन में जो ब्रेक डाउन होता है वो इतने छोटे पार्टिकल्स में होता है जो फाइनली एब्जॉर्ब हो सके, और अल्टीमेटली जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है सेल्यूलर लेवल पे, और सेल्यूलर लेवल पे जो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, वो रिलीज करता है अल्टीमेटली एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो हमारे सारे कामों को करने के लिए आती है काम। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस। हम ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन मतलब सांस लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन अल्टीमेटली क्या होता है, रेस्पिरेशन अल्टीमेटली रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, और उसी का फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने रेस्पिरेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स विद इन द सेल, सेलुलर लेवल पे होती है, एंड इन दिस प्रोसेस द एनर्जी दैट इज एटीपी, एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज हुई थी, एटीपी के फॉर्म में रिलीज हुई थी, और यही एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज फर्दर यूज्ड बाय द सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमने पढ़ा था, और इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी रिलीज हो रही थी वेरियस फंक्शंस के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन में हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने एरोबिक, एक पढ़ा था हमने एनारोबिक। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था, एनारोबिक का मतलब जो विदाउट ऑक्सीजन हो रहा था। हमने आगे देखा था कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके बेसिक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट के अंदर। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड था और पायरुवेट था हमारा 3 कार्बन कंपाउंड। मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई भी बॉन्ड का ब्रेकेज होता है तब रिलीज होती है एनर्जी। यही 6 कार्बन का कंपाउंड जब 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स 2 कार्बन के कंपाउंड्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था, तब एक हो रहा था बॉन्ड ब्रेक और रिलीज हो रही थी एनर्जी। ये हमारा पहला स्टेप था, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद में फेट ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट की उसके बाद में आगे जाके जो भी किस्मत होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं। ये बोल सकते हैं पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट के केस में ये कन्वर्ट हो रहा था इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एनर्जी के अंदर। इसी को हमने बोला था फर्मेंटेशन, और ये एक इंडस्ट्रियल लेवल पे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद में अगर हम हमारी बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्दर ब्रेकडाउन पायरुवेट का हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारा साइटोप्लाज्म पे हो रहा था फर्स्ट स्टेप, और पायरुवेट का अगर फर्दर ब्रेकडाउन होना है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो वो हो रहा था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और रिलीज हो रही थी CO2, वाटर और एनर्जी। जो हमारा पायरुवेट था, जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड था, वो फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा था, काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा था और रिलीज कर रहा था बहुत सारी एनर्जी।
इन केसेस जहाँ पे हमने एकदम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, हमने बहुत ज़्यादा भाग लिया और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़रा सी भी कमी हुई, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट बन रहा था? लैक्टिक एसिड बन रहा था और एनर्जी बन रही थी। लैक्टिक एसिड भी हमारा एक 3 कार्बन कंपाउंड था, इसीलिए इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एरोबिक के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो रही थी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने इनके एक एक प्रोसेस को समझा था। एरोबिक की हमने पूरी की पूरी इक्वेशन देखी थी और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। एनारोबिक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे मसल सेल्स में हो रहा था, जो स्पाज्म आता है उसी को हमने बोला था एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस्ड लैक्टिक एसिड की वजह से। इसके बाद अपन लोगों ने समझा था पायरुवेट जब ब्रेक डाउन हो रहा था हमारा ईस्ट में, तब हो रही थी फर्मेंटेशन की प्रोसेस जैसे मैंने बताया, और फर्मेंटेशन एक इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा था अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो 3 कार्बन हमारा मॉलिक्यूल था पायरुविक एसिड, वो 2 कार्बन कंपाउंड अल्कोहल और 1 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब केक में बाहर निकलता है केक से, इसीलिए हमारे केक को बना देता है स्पॉन्जी। बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है हमारी ये प्रोसेस। आगे अपन लोगों ने समझा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को, और इसमें हम लोगों ने देखा था हमारे स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स हमारे हेल्प कर रहे थे गैस के एक्सचेंज में और हेल्प कर रहे थे ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन हम समझने वाले हैं आगे। उसके बाद में हम लोगों ने जब एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात की थी तब हमने 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स देखे थे। पहले ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो यूज करते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है 21% ऑक्सीजन, जो कि एक कांस्टेंट अमाउंट है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वो यूज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसीलिए उन लोगों को थोड़ा अपना रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट करना पड़ता है। इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज कंपैरेटिवली हायर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आगे अगर हम देखें तो हम लोगों ने शुरू किया था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहीं पे हम लोगों ने देखा था हमारे नोज से हम जाते हैं ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, ये कवर्ड होता है कार्टिलेजनस रिंग से। ये कार्टिलेजनस रिंग्स प्रिवेंट करती हैं ट्रैकिया को कोलैप्स करने से। ट्रैकियल रिंग्स जो होती हैं, जो कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, वो प्रिवेंट करती हैं इसको कोलैप्स होने से। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था लंग्स का एक स्ट्रक्चर। लंग्स में हम बहुत सारे, जब हम लोगों ने एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर देखा था, ये जो ट्रैकिया था, जब ये छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, अल्टीमेटली ये पहुंचता है एल्वियोलाई की तरफ। एल्वियोलाई छोटे छोटे बलून लाइक एयर सैक्स होते हैं, जहाँ पे अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहाँ पे अल्टीमेटली ऑक्सीजन आता है और वो ब्लड में जाता है। ब्लड खड़ा हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कि एल्वियोलाई भैया आप इसको बाहर ले जाओ और हमें दे दो ऑक्सीजन जो हम पहुंचा पाए सारे ऑर्गन्स के पास में। हमने यहाँ तक समझा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे, उसका कैसा मूवमेंट होता है हम लोगों ने वो समझा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी जो होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, वो होता है यही हीमोग्लोबिन। उसके बाद में हमने देखा था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हमने समझा था। ट्रांसपोर्टेशन में हमने जब बात की थी प्लांट्स की, तब जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो हो रहा था हमारा जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम कर रहा था वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, जो कि आज हम समझेंगे, और हमारा जो फ्लोएम था वो कर रहा था हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट। फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है। इस चीज़ को हम पहले भी समझ चुके हैं। जब हम बात कर रहे थे हमारे ह्यूमंस की, तब हमारे अंदर 2 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स ब्लड, ठीक है, ब्लड जो था वो हमारा था कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोला था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बोला था कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में ब्लड वेसल्स को हमने समझेंगे। जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं, हमने इनको समझा था। उसके बाद में हार्ट जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, जो फिस्ट के शेप का होता है, फिस्ट जितनी इसकी मतलब क्या बोल सकते हैं, फिस्ट जितना इसका साइज होता है, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद में हम लोगों ने डिटेल में समझा था हमारे ब्लड को। ब्लड के अंदर क्या कंपोनेंट्स थे हमने ये देखा था। ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है, ब्लड की जो मैट्रिक्स थी वो थी हमारी प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद था, अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट। प्रोटीन्स कौन कौन से थे, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेंस थे। उसके बाद में हमने बात की थी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन से थे, एरिथ्रोसाइट्स को हमने और क्या बोला था, एरिथ्रोसाइट्स ही जाने जाते हैं आरबीसीज के नाम से। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, तो ल्यूकोसाइट्स थे हमारे डब्ल्यूबीसी, और हमारे सबसे फेवरेट सेल्स, क्योंकि ये काम करते हैं डिफेंस में, इन्हीं के दो टाइप्स थे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आ रहे थे हमारे बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे आ रहे थे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी प्लेटलेट्स की, जो हेल्प करती हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। उसके बाद में एरिथ्रोसाइट्स, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कर ही रहे होते हैं कैरी। फिर प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ा था, 55 to 60% बना रहा था। इसमें 91 से 92% होता है हमारा वाटर। उसके बाद में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, दो प्रोटीन्स इसमें मिलते हैं, फिब्रिनोजेंस भी इसमें मिलते हैं, हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलते हैं हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा मैंने क्या बताया था कि एक बड़ा सा टब है, उसमें अगर ये सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, तो उसमें जो ये पानी भरा हुआ है, ये जो पानी इसमें भरा हुआ था वही था हमारा प्लाज्मा, और यही बना रहा था हमारा 55 से 60%। उसके बाद में जब हमने पढ़ा था आगे, तब हमने देखे थे अलग अलग ब्लड सेल्स, ठीक है, इनके सारे फंक्शन समझे थे। उसके बाद में हम आ गए थे हमारे हार्ट की तरफ। हार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारा तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर आपको याद हो तो किंगडम्स में हमने पढ़ा था, जो अलग अलग क्लासेस हमने पढ़ी थी वर्टिब्रेट्स की, उसमें हमने देखा था कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 होता है, उसके बाद रेप्टाइल्स में होता है 3, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन था जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट था। फिर हम गए थे बर्ड्स की तरफ जिसमें 4 चैम्बर्ड था, और ह्यूमंस में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। सिंस हमारे अल्फाबेट्स में ए पहले आता है, इसीलिए हम याद रख सकते हैं कि ऊपर एट्रियम था और नीचे वेंट्रिकल था, ठीक है। उसके बाद में ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, इसीलिए ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में गेट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट था बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट था बाइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे हमारा आ जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब 3 गेट ऐसे मान लो, और बाइकस्पिड का मतलब 2 गेट। बाइकस्पिड को हम लोगों ने एक और नाम से जाना था जिसको हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। उसके बाद में हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से ब्लड हमारा होता है ट्रांसपोर्ट, किस तरह से ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है हमारे सारे ऑर्गन्स की तरफ। हमने उसका एक बेसिक पाथवे समझा था, उसी को फटाफट से करते हैं यहाँ पे रिवाइज। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो लंग्स होते हैं वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड आ रहा था ऊपर वाले चैम्बर में। यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही ये नीचे आया, इसको एओर्टा लेकर गई बाकी सारे ऑर्गन्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सारे ऑर्गन्स में पहुंच गया, वो वापस गया वेना कावा के थ्रू इस साइड के अपर चैम्बर में, नीचे वाले चैम्बर में आया और फिर पहुंच गया लंग्स के पास में ऑक्सीजनेट करने के लिए ब्लड। ऑर्गन्स में तो अपना पूरा कचरा दे दिया, अपना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ठीक है, और फिर इसी के थ्रू ये चला जाता है हमारा लंग्स में फिर से प्योरीफाई होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एल्वियोलाई थे ना जो प्योरीफाई कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने समझी थी हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में मैंने कुछ ऐसा डायग्राम आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आर्टरी होगी तो वो हमेशा हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेकर जा रही होगी। क्या बताया था मैंने, कोई भी अगर आर्टरी होगी तो वो हार्ट से लेकर जाती है ऑर्गन की तरफ, और अगर हम बात करेंगे वेन की तो वो लेकर जाती है ऑर्गन से लेके ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जब हमारी आर्टरी लेकर जा रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड जब वो ऑर्गन्स के पास में लेकर जा रही थी, तब वो डिवाइड हो रही थी छोटे छोटे और
कैपिलरीज में, किसमें, कैपिलरीज में, छोटी छोटी कैपिलरीज में वो डिवाइड हो जा रही थी। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज होती हैं, इनकी वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्सचेंज होना होता है यहाँ पे, वो एक्सचेंज होना होता है कैपिलरीज के थ्रू। जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन दे देती हैं टिश्यू को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब ये ऑक्सीजन दे देती हैं टिश्यू को, ठीक है, और ले लेती हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्लू से हम क्या समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले लिया है, तब ये जुड़ जाती हैं और बना लेती हैं एक बड़ी सी वेन, जो अब जाने वाली है हमारे हार्ट की तरफ, और हार्ट से अल्टीमेटली जाएगी हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। इसके बाद में हमने ये भी समझा था कि सिंस आर्टरीज हमारा जो ब्लड है उसको हार्ट से लेकर आ रही हैं, और हार्ट की वजह से आ रहा है प्रेशर, इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली थिकर होती हैं, ये हमने समझा था। वेन्स जो होती हैं, वी से वेन्स, वी से वॉल्व्स, ये भी याद रखवाया था मैंने कि जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में ना जा पाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, ये समझा था। कैपिलरीज, कैपिलरीज भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमने थोड़ा सा लिम्फ के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा लिम्फ क्या होता है। हम लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, और ये ब्लड वेसल्स से निकला हुआ थोड़ा थोड़ा सा जो फ्लूइड है उसको हमने टिश्यू फ्लूइड बोला था, जो अल्टीमेटली लिम्फेटिक सिस्टम में घूमता है। उसके बाद में आज हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। ये हमारा क्विक रिवीजन इसलिए ज़रूरी था जिससे एक फटाफट से फ्लैश हमारे दिमाग से निकल जाए और हम किसी भी चीज़ को भूले ना। सारे हमारे दिमाग में डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलने चाहिए। डॉट्स का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, हमारे न्यूरॉन्स का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, और वैस्कुलर टिश्यूज हमारे थे कौन से, अगर आपको याद हो तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप के टिश्यूज, जिसमें आए थे जाइलम और फ्लोएम, राइट। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो करवा रहा था जाइलम। जाइलम में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पे हम एसेंट ऑफ सैप इसलिए बोल रहे हैं, एसेंट का मतलब ऊपर जाना, और अगर याद हो तो जाइलम में मैंने बताया था कि यूनी डायरेक्शनल ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि पानी अगर जाएगा तो सिर्फ जड़ों से ही ऊपर जाएगा ना बाबा, वहाँ पे थोड़ी ना ऊपर से नीचे आएगा जड़ों की तरफ पानी। सिंगल यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है, इसीलिए जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले तो ये जो जड़ें हैं यहाँ से जा रहा होता है पानी ऊपर। किसमें जा रहा होता है, जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जाइलम में प्रेजेंट होता है, एक बार फटाफट से देखते हैं, जाइलम के क्या कंपोनेंट्स थे। जाइलम के कंपोनेंट्स थे ट्रेकीड्स, वेसल्स, जिसको हमने टीवी से याद रखा था। उसके बाद में जाइलम पैरेन्काइमा था, और थे जाइलम फाइबर्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा वाज द ओनली लिविंग टिश्यू। जाइलम में सारे सेल्स ऑलमोस्ट डेड होते हैं एक्सेप्ट पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा का काम क्या था, पैरेन्काइमा का काम हमेशा होता है स्टोरेज, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स थे। ट्रेकीड्स और वेसल्स तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में काम कर रहे थे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये काम कर रहा था स्टोरेज का, और अगर हम फाइबर्स की बात करें तो ये दे रहे थे हमें सपोर्ट, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट हम समझने वाले हैं कि भैया पानी ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे जा रहा है पानी, इस चीज़ को तो समझना ज़रूरी है ना। ग्रेविटी हमारी नीचे काम करती है, ठीक है। किसी भी कैसे गिरा था, एप्पल गिरा था ना, गिरा था, याद है। उसके बाद में ही तो सारे हमारी पूरी फिजिक्स डेवलप हुई थी भैया, एक एप्पल के गिरने की वजह से। एप्पल क्यों गिरा था, ग्रेविटी की वजह से गिरा था, है ना।
अब ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में काम करती है, वाटर ऊपर कैसे जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, कुछ तो फोर्स होनी चाहिए उसके लिए। अब इसके लिए जो फोर्स होती है ना वो कैसे आती है अपन ये समझेंगे। देखो क्या होता है कि अगर ये जड़ें हैं, ठीक है, एक पेड़ की ये जड़ें हैं, तो ये जड़ें क्या करती हैं, आयंस जो होती हैं ना, जो आयंस होते हैं उनको अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है, आयंस को इनने अपने अंदर ले लिया। अब मैंने आपको बताया था सारे कंसेप्ट रिवाइज होने वाले हैं दिमाग में, ध्यान से सुनना। आयंस को अपने अंदर लेती हैं, इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा हो गया, सोइल में वाटर का कंसंट्रेशन अब कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया आयंस ज़्यादा हो गए। पानी का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, सोइल में। तो मैंने क्या बताया था, ऑस्मोसिस में क्या होता था, कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता था, तो ज़्यादा से कम की तरफ गया, मतलब पानी कहाँ गया, पानी गया अब रूट्स के अंदर, ये ही प्रेशर बनाएगा और उसी प्रेशर के चलते पानी जाएगा रूट्स में ऊपर। ये तो नीचे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, क्या उसमें सिर्फ इतना सा प्रेशर काफी होगा पानी को रूट से लेकर बहुत ऊपर तक लेकर जाने के लिए? नहीं। इसीलिए एक फोर्स तो ये हो गया कि आयंस अंदर जा रहे हैं और ऑस्मोसिस हो रहा है, और ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे जा रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। इसको तो ठीक है, इसको तो हमने बोल दिया रूट प्रेशर, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, रूट प्रेशर बोल दिया। लेकिन जब बात आती है हमारी पत्तियों की, तब क्या हो रहा है, तब मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। लीफ की बात करते हैं, रूट प्रेशर की तो हमने बात कर ली। देखो लीफ हमारी जो होती है कुछ ऐसी दिखती है हमारी लीफ, और इसी लीफ पे बेटा प्रेजेंट होते हैं हमारे छोटे छोटे से पोर्स जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इन्हीं पोर्स से पानी जब निकलता है, जब पानी इन पोर्स से उड़ता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। पानी जाता है हवा में इन पोर्स की वजह से, और इसको हमने बोला है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जब होता है तब क्या होता है, पानी उड़ा, ठीक है, एक खाली जगह क्रिएट हुई। अब अगर एक खाली जगह बन जाएगी तब उस खाली जगह को कवर करने के लिए नीचे से पानी आएगा। और अच्छे से समझाती हूँ, सपोज एक स्ट्रॉ होती है, ठीक है, एक स्ट्रॉ से जब हम पानी ऊपर खींचते हैं, पानी ऊपर खींचते हैं, तब उसी प्रकार का यहाँ पे सिस्टम चलता है कि ट्रांसपिरेशन अगर गया तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको कवर करने के लिए, और नीचे से पार्टिकल्स आते हैं। बिल्कुल उसी तरह चलता है जिस तरह हम लोग पानी सक करते हैं और नीचे से पूरा का पूरा फ्लो बन के आता है, उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू चलता है काम। और यही एक फोर्स होती है जो पानी को ऊपर तक खींचती है। मतलब कौन सी दो फोर्सेस हुई, सबसे पहला तो रूट प्रेशर जो पानी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और ट्रांसपिरेशन जो ऊपर खींच रहा है। ये दोनों फोर्सेस काम करती हैं हमारे पूरे प्लांट में, किसको, पानी को पहुंचाने में। जाइलम में पानी को पहुंचाया जाता है इन दोनों प्रोसेसेस की हेल्प से, ठीक है। चलो अब स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, मतलब रात में तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, रात में स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाते हैं। तो रात में मेजर फोर्स कौन सी होगी, रात में मेजर फोर्स होगी हमारी रूट प्रेशर, और दिन में कौन होगी हमारी मेजर फोर्स, वो होगी हमारी ट्रांसपिरेशन। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो। The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf, ठीक है, जो स्टोमेटा में पानी जो चला गया वो रिप्लेस हो जाएगा नीचे वाले पानी से, ठीक है। उसके बाद में this creates a suction which pulls the water from the xylem cells of the roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. जो पानी का लॉस हो रहा है पत्तियों के थ्रू, उसी को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन। और इसमें कौन मदद कर रहा होता है, इसमें मदद कर रहे होते हैं हमारे स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा कि वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू द प्लांट, और उसके बाद में अल्टीमेटली वाटर वेपर लॉस्ट हो जाता है लीफ के पोर्स से थ्रू ट्रांसपिरेशन। यही एक पुल क्रिएट कर रहा होता है। चलो, The effect of root pressure in transport of water is more important at night. क्यों? क्योंकि तब ट्रांसपिरेशन काम नहीं कर रहा होता है ना। रात में ट्रांसपिरेशन क्यों काम नहीं कर रहा होता है? क्योंकि स्टोमेटल पोर्स हो जाते हैं बंद। क्यों? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। रात में क्यों नहीं होता? क्योंकि सूरज नहीं निकलता ना भाई। रात में स्टोमेटल पोर्स हो जाते हैं बंद, ठीक है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटल पोर्स आर
open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. ठीक है, मतलब कौन कौन सी दो फोर्सेस हो गई? एक तो हो गई हमारी रूट प्रेशर और एक क्या हो गई हमारी, दूसरी हो गई हमारी ट्रांसपिरेशन. ये दोनों फोर्सेस हैं जो हेल्प करती हैं हमारे वाटर के मूवमेंट को प्लांट में ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, चलो उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन होता है फूड का मूवमेंट. ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फूड का मूवमेंट. और फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, ये बताया था मैंने. एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई थी? ये बताई थी कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू वो होता है बाय डायरेक्शनल. वो कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल. अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि जाइलम में तो कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे वाटर के मूवमेंट के लिए, बेटा फ्लोएम में ऐसा नहीं होता. फ्लोएम में होता है एनर्जी का यूज. एनर्जी का यूज होते ही हमारा फूड ट्रांसफर होता है. चलो पढ़ते हैं. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा खाना बना है उसी के मूवमेंट को हमने बोला है ट्रांसलोकेशन. एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट of the vascular tissues known as phloem. Yes ma'am, we know that already. उसके बाद में besides the products of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substances as well. फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को तो ट्रांसफर कर ही रहा होता है, साथ में कुछ अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसफर कर रहा होता है और कुछ अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसफर कर रहा होता है. ठीक है, अब ये कुछ एक प्रोसेस है जिसको हम समझने वाले हैं. ध्यान से मेरे साथ में इसको सुनते हुए चलेंगे. देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले स्टेप में जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है हमारा? सुक्रोज हमारा खाना है. ठीक है, ये हमारा जाता है फ्लोएम के अंदर. ठीक है, ये हमारा गया फ्लोएम के अंदर. अब क्या हुआ? फ्लोएम के अंदर चला गया, मतलब पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है. यहाँ पे तो बहुत सारा सुक्रोज आ गया. ठीक है, पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हो गया, इसीलिए जाइलम से पानी गया फ्लोएम में. ठीक है, क्या बताया? देखो फ्लोएम में एनर्जी की हेल्प से सबसे पहले सुक्रोज आया. ठीक है, सुक्रोज क्या है? हमारा खाना है. अब यहाँ पे खाना ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ पे मतलब पानी कंपैरेटिवली तो कम ही है बाहर से, अब तो इसीलिए पानी भी आ जाएगा. और जब ये प्रेशर आएगा, एकदम से जब पानी आएगा और जो प्रेशर जनरेट होगा वो इसको पहुंचाएगा आगे की तरफ. वो किसको पहुंचाएगा? खाने को पहुंचाएगा आगे की तरफ. जो जहां से खाना आ रहा है उसको बेटा हम बोलते हैं सोर्स. क्या बोलते हैं उसको हम? सोर्स. जहाँ पे खाना बन रहा है, जहाँ से खाना आ रहा है उसको हम बोलते हैं सोर्स, और जहाँ पे अल्टीमेटली जा रहा है उसको हम बोलते हैं सिंक. तो मतलब क्या हुआ? सबसे पहले लोड हुआ खाना हमारे फ्लोएम में. ठीक है, पानी की कंसंट्रेशन कम थी इसलिए पानी भी आया, धक्का दिया उसको खाने को और खाना आ गया हमारे सिंक की तरफ, जहाँ पे पानी चला जाता है वापस जाइलम में और खाना चला जाता है सिंक में. अब हम लोगों ने फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे. कौन कौन से फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने? याद अगर करा जाए तो उसमें आया था सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बताया था कि सिर्फ फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो लिविंग होते हैं. अब हमने जब याद कर लिया है तब यहाँ देखो ये जो ट्यूब है ये है हमारा सीव ट्यूब, और जो लोडिंग में हेल्प करवा रहा है, जो अनलोडिंग में हेल्प करवा रहा है वो है हमारा कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल मतलब क्या था? साथी था. किसका? सीव ट्यूब्स का साथी है ये. ठीक है, यही हेल्प करवा रहा है लोडिंग में, यही हेल्प करवा रहा है अनलोडिंग में. अल्टीमेटली फ्लोएम में जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है. एक कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो कम कंसंट्रेशन की तरफ आया खाना, इसी को बोला हमने कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, और इसी की वजह से वाटर मूव कर रहा है हमारा जाइलम से फ्लोएम में, एक प्रेशर बना रहा है, अल्टीमेटली खाना आ जा रहा है सिंक में. ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है बेटा ये किसकी वजह से हो रहा है? हमने इस प्रोसेस को नाम दिया था ना
ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो था वो हमारा डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस था। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, वाटर फ्लोज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इनटू द फ्लोएम व्हिच इंक्रीजेस द वाटर प्रेशर। व्हेन वाटर लीव्स द फ्लोएम द वाटर प्रेशर डिक्रीजेस एंड मूव्स टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वापस पानी आ जाएगा जाइलम में, ठीक है, और खाना चला जाएगा सिंक की तरफ। चलो आगे देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलोकेशन एंड फ्लोएम टेक्स प्लेस बाय द यूज ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। कुछ भी हो रहा था तो हमारी एनर्जी की करेंसी क्या थी, ये तो हमें पता है, एटीपी होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद में दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। वाटर जाइलम से मूव कर रहा था इसमें। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू द टिश्यूज व्हिच हैव द लेस प्रेशर। ऊपर एकदम से ज़्यादा प्रेशर जनरेट हुआ, फिर कम प्रेशर की तरफ वो आ गया। कम प्रेशर कहाँ था, हमारे सिंक पे जहाँ पे खाना पहुँचना है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। जहाँ पे भी प्लांट की नीड होती है वहाँ पे इसी तरह से पहुँचाया जाता है खाना। क्या किया, सबसे पहले एटीपी की मदद से खाना लोड किया, वहाँ पे पानी आया, एक प्रेशर डेवलप हुआ और फिर वो गया लेस प्रेशर वाले जगह में, और जिसको हमने बोला था सिंक, जहाँ पे थी खाने की ज़रूरत। ठीक है, चलो आगे। अब हम हमारा नया जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये हमारा आखिरी लाइफ प्रोसेस है जो हम पढ़ने वाले हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स को हमने सबसे पहले इंजेस्ट किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, उसके बाद में एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन के बाद में हमने ट्रांसलोकेशन में पढ़ा कि किस तरह से हमारा जो ब्लड होता है वो पहुंचाता है अलग अलग हिस्सों में सारे न्यूट्रिएंट्स को, वहाँ पे इनटू एनर्जी वो ब्रेक डाउन होता है जिसको हमने बोला था रेस्पिरेशन। यहाँ तक हमने सब कुछ समझा। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब हमारे शरीर में जो अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका अलग अलग ऑर्गन्स मतलब सफाया करते हैं, ये बोल सकते हैं हम शरीर से। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको कौन निकाल देता है, लंग्स निकाल देते हैं। हम स्वेट के थ्रू भी एक्सक्रीट करते हैं हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको। अल्टीमेटली जो हमारा मेन वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है वाया आर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। अब क्या होता है, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो शरीर के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शरीर में पड़े रहेंगे। अगर शरीर में बढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे टॉक्सिक, ये हो जाएंगे हमारे शरीर के लिए हार्मफुल, और इन्हें निकालना हो जाता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये तो इस सारी चीज़ों को निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर और बाकी जो एनिमल्स वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, इनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म्स होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब ये याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस फॉर्म में वेस्ट को निकाल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से याद रखना है ये डबल स्टार। Aquatic animals excrete waste in the form of ammonia, whereas birds and insects excrete mainly uric acid. Birds और insects किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं एज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ध्यान से देखो इसको एक बार, क्या बताया मैंने, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और भी नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को निकालने के काम आता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। क्या, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम बर्ड्स और इंसेक्ट्स की बात करें तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम हमारी बात करें तो हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी को हम समझने वाले हैं। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 किडनीज,
इट कंसिस्ट ऑफ 2 बीन शेप्ड किडनीज, जहाँ से ब्लड वेसल्स भी कनेक्टेड हैं और यहाँ से निकल रहा होता है हमारा यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर ही लेकर आता है हमारा वेस्ट मटेरियल जो कि स्टोर होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। यहीं पे स्टोर होने के बाद में अल्टीमेटली यूरेथ्रा से ये निकल जाता है हमारे शरीर के बाहर। ठीक है, क्या बताया मैंने, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज एंड किडनीज हैव देयर ब्लड सप्लाई थ्रू द ब्लड वेसल्स। अल्टीमेटली यूरेटर से वेस्ट मटेरियल निकल के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है बाहर। ठीक है, चलो एक एक चीज को अब हम समझने वाले हैं। किडनीज जो होती हैं वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके एक एक साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होती है और ये जो होती है इनकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर एंड इट वेज अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। ठीक है, एक एक किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और इनका वेट होता है अराउंड 120 to 170 ग्राम ईच। ठीक है, चलो अब जो किडनीज होती हैं उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है बेटा, ये याद रखना है, नेफ्रॉन। बेटा न्यूरॉन जो था ना, न्यूरॉन हमारा ब्रेन का सेल था। ठीक है, कंफ्यूज मत करना उसको इससे। किडनीज की बात करें तो बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन वो सेल होता है जो बहुत सारे सेल्स मिलाकर बनाता है हमारा किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है ग्लोमेरुलस। पेन का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, हमारी जो यहाँ से आर्टरी आई है, ठीक है, हमारी जो ऐसे ब्लड वेसल आई है, ये ब्लड वेसल यहाँ पे गुच्छा बनाती है। ठीक है, यहाँ पे उसने गुच्छा बनाया और यहाँ से चली जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एफरेंट वेसल, इसको बोलते हैं इफेरेंट वेसल। एफरेंट मतलब आने वाली, और इसको जो जा रही है यहाँ से इसको बोला हमने इफेरेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो गुच्छा बना रही है ना, इस गुच्छे की ही मदद से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। इस गुच्छे को हमने क्या बोला है, ग्लोमेरुलस बोला है। ये गुच्छा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ऐसे कैप्सूल लाइक शेप में पड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। अब बोमन्स कैप्सूल के बाद में यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा सबसे पहले तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है एक लूप ऑफ हेनले, एक लूप जैसा प्रेजेंट है जो अल्टीमेटली जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और अल्टीमेटली ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। क्या क्या पार्ट्स पता है, सबसे पहले तो ये एक वेसल का गुच्छा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, गुच्छा बोल सकते हैं जो हेल्प कर रहा है फिल्ट्रेशन में। यहीं से हमारा जो वेस्ट है वो फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, वेस्ट है वो फिल्टर आउट हो जाता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी साथ में फिल्टर आउट हो जाती हैं तो बाद में यहाँ पे रीएब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, यहाँ पे वो ब्लड में वापस रीएब्जॉर्ब भी हो जाती हैं और जो वेस्ट है वो अल्टीमेटली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस में। ठीक है, फिल्टर हुई चीज़ें बाहर निकली, बोमन्स कैप्सूल के थ्रू आ गई आगे। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ गई हैं गलती से साथ में तो वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। पानी अगर आ गया है, एक्स्ट्रा पानी है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का पानी निकल जाता है। ये हमारे एक नेफ्रॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद में इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक एक लाइन को पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं, बहुत ज़रूरी है। Each kidney has large number of these filtration units called the nephrons.
फिल्ट्रेशन यूनिट या फिर बेसिक यूनिट हमारी जो किडनी की है, जो बेसिक सेल्स हैं, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उसके बाद में सब सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें ऐसी जो ज़रूरी हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब भी हो जाती हैं, ठीक है। फिल्टर आउट तो हो ही रहा है हमारे यूरिया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें वापस हो जाएंगी रीअब्सॉर्ब। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। वाटर उतना ही वापस रीअब्सॉर्ब होगा जितने शरीर को ज़रूरत होगी, बाकी का जो वाटर होता है वो शरीर निकाल देता है बाहर। अब बाकी का पानी तो निकल गया बाहर, अब जो यूरिन हर किडनी में फॉर्म हो रही है वो चली जाती है यूरेटर्स के थ्रू अल्टीमेटली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में और फिर निकल जाती है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें यहाँ पे समझना है जो कि है हीमोडायलिसिस का। ये एक मेडिकल कंसेप्ट है, यहाँ पे हम समझते हैं। हीमोडायलिसिस उन पेशेंट्स में काम आता है जिनका हो जाता है किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो वहाँ तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, या वहाँ पे टॉक्सिन्स ज़्यादा आ गए हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी कभार किडनी फेल हो जाती है। उन केसेस में कैसे हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे हमारे शरीर से, क्योंकि अल्टीमेटली कौन निकाल रहा था टॉक्सिन्स को बाहर, किडनी निकाल रही थी। अब किडनी खराब हो गई तो बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे जो अल्टीमेटली हमारे शरीर के लिए हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल। अब भैया उनको निकालने के लिए ये हमारी एक मेडिकल प्रोसेस को हम काम में लेते हैं जिसको बोला जाता है हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है कि ब्लड लिया जाता है, ठीक है, जो टॉक्सिन्स वाला ब्लड है, ठीक है, वो लिया गया, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसके थ्रू वो एक डायलिसिंग सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाई जाती है, ठीक है। अब इस डायलिसिंग सॉल्यूशन जो होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है बिल्कुल हमारे ब्लड जैसा, ठीक है, बिल्कुल हमारे ब्लड जैसा हुआ। अब क्या हुआ कि जो हमारे टॉक्सिन्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ आएंगे, जहाँ पे टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। ये तो हमेशा से हमने समझा है। तो जब हम इसको डायलिसिंग सोल्यूशन की से निकालेंगे तब हायर कंसंट्रेशन से टॉक्सिन इस बॉटल में आ जाएंगे जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो वापस हम इंसान के शरीर में भेज देंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या आप इससे समझे? देखिए, हमने ब्लड को फ्लो करवाया एक डायलिसिंग सोल्यूशन के थ्रू, किसके थ्रू? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से टॉक्सिन उस लो कंसंट्रेशन वाले डायलिसिंग सोल्यूशन में चले जाते हैं, और जो प्योरीफाइड ब्लड है उन टॉक्सिन्स के निकलने के बाद वो हम वापस डाल देते हैं इंसान के शरीर में, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से हो रहा होता है। अब क्या होता है, प्लांट्स भी बहुत तरीके से अपने वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें CO2 जो होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन तो जो था वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। इसके सिवा भी प्लांट्स में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं। Carbon dioxide, excess water produced during respiration and nitrogenous compounds produced during protein metabolism are the major excretory products in the प्लांट्स, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर एक्सेस वाटर है या फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, वो हमारे प्लांट्स का मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उसके बाद में एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स ऑन द लीव्स। अब ये तो मैंने हमेशा से आपको बताया ही है कि अगर गैस का ट्रांसफर होगा, अगर गैस का एक्सचेंज होगा तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर्स। ट्रांसपिरेशन भी जो हो रहा था वो हो रहा था विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर्स। उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है हमारी रेस्पिरेशन में वही यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद में एक्सेस वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है।
ठीक है। ऑर्गेनिक जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो जनरेट होते हैं प्लांट्स में, वो स्टोर होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, जो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स में अलग अलग जगह जाके स्टोर हो जाते हैं। द गम्स, ऑयल, लेटेक्स, रेजन्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स which is stored in the plant parts like bark, stems, leaves। अब जो कुछ कुछ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि हम बात कर ले गम्स की या ऑयल्स की या लेटेक्स की, ये हमारा स्टोर होता है बार्क्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। इसको ह्यूमंस यूज़ करते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस में, बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसको यूज़ करते हैं। इवेंचुअली प्लांट्स शेड ऑफ दीज पार्ट्स, जहाँ पे भी ये स्टोर होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अल्टीमेटली प्लांट इनको शेड ऑफ कर देता है, मतलब गिरा देता है। Few examples of the excretory products of plants are oil produced from orange, eucalyptus, jasmine, latex from the rubber tree। सब कुछ, हर चीज़ का हम लोगों ने एक यूज़ ले रखा है, हर चीज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होने वाली है यहाँ पे। papaya tree and gums from acacia plant। ठीक है, समटाइम्स प्लांट्स इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल। कभी कभार जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉइल में भी एक्सक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट समझ लिया एक्सक्रीशन का। उससे पहले हमने समझा था ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा प्लांट्स में हो रहा था वो हो रहा था विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हमने देखा था वो हो रहा था टू मेजर प्रोसेसेस की वजह से, एक तो रूट प्रेशर और ऊपर ट्रांसपिरेशन की मदद से, ये समझा था हमने। उसके बाद में हमने देखा था फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी की हेल्प से हो रहा था फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। जो फूड का ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की मदद से, वहाँ पे भी पैरेन्काइमा और फाइबर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद में हम आए थे हमारे एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन में हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन समझा, हमने ह्यूमन बींग्स में हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जिसमें 2 किडनीज थे, यूरेटर्स थे, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। हमने नेफ्रॉन को समझा, हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझा, किस तरह ब्लड फिल्ट्रेट होता है हम लोगों ने ये समझा था। हीमोडायलिसिस के कंसेप्ट को हमने समझा कि जहाँ पे भी किडनी फेलियर होता है वहाँ पे उसको मेडिकली किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए आप प्रॉपरली इसको रिवाइज करिए। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उन सभी डाउट्स को एड्रेस करूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, डाउट्स पूछिए और अच्छे तरह से एग्जाम क्लियर कीजिए। वंदे मातरम।